बीए थर्ड ईयर होम साइंस स्टूडेंट्स, आजकल हम लोग ऑनलाइन क्लास में एनर्जी का चैप्टर पढ़ रहे हैं। कल मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में समझाया था कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट कितनी ऊर्जा प्रदान करता है और उससे हम किसी भी खाद्य पदार्थ को जब हम नाश्ते में लेते हैं, मिड मॉर्निंग में लेते हैं या लंच में कंज्यूम करते हैं या डिनर में करते हैं तो उसकी कैलोरी वैल्यू क्या होगी। आज बताऊंगी खाद्य पदार्थों के कैलोरी मूल्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं। पेज नंबर 40 किताब में आप खोल करके देख सकते हैं। खाद्य पदार्थों, देखिए न्यूट्रिटिव वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने ये वाली बुक बताई है, भारतीय खाद्यान्नों के पोषक मूल्य। ये चूँकि हिंदी में है और अभी न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ इंडियन फूड्स ये बाय सी गोपालन है। जो बच्चे इंग्लिश में बुक को कंसल्ट करना चाहते हैं, लाइब्रेरी चूँकि अभी बंद चल रही है, आप कॉलेज नहीं जा सकते हैं, लाइब्रेरी तो खुली है पर आपको बुक अवेलेबल नहीं होगी। ये बुक शायद आपके पास हो, अगर हो तो 100 ग्राम की सारी वैल्यूज़ इस किताब में पीछे दी हैं। देखिए सारी वैल्यूज़ हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, आप पूरा कैलकुलेट कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर आएगी तो क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब हम लोग आ रहे हैं कि खाद्य पदार्थों के कैलोरी मूल्य को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो बेटा ये है कि हर खाद्य पदार्थ में जल की कुछ ना कुछ मात्रा होती है। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिसमें जल की मात्रा ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको सब्जी के बारे में बताऊँ, जैसे निनुआ और लौकी है, इनमें जल बहुत ज़्यादा होता है। आलू है वो ड्राई होता है, अरबी है वो ड्राई होती है, सूखी होती है, उसमें जल की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है। यूँ समझ गए कि कोई खाद्य पदार्थ जिसमें जल की मात्रा ज़्यादा होती है तो खाद्य पदार्थों का कैलोरी मूल्य उसमें उपस्थित जल की मात्रा पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। जिन खाद्य पदार्थों में जल की मात्रा कम होती है उनका ऊर्जा मूल्य बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मैंने अभी आलू, अरवी, शकरकंद, गाजर इनके बारे में बताया। जबकि जिसमें जल की मात्रा अधिक होती है उनका कैलोरी मूल्य कम होता है। लौकी, निनुआ हैं और जितने भी ग्रेन साग होते हैं, पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई, सभी में जल की मात्रा ज़्यादा होती है। जब हम पकाते हैं तो इनमें से जल निकलता है। इसी प्रकार रसीले फल एवं सब्जियां जिसमें अधिक जलांश की मात्रा होती है, कम कैलोरी मूल्य वाले, कम रसीले और कम जलांश वाले फल और सब्जियां अधिक कैलोरी मूल्य वाले होते हैं। बस एक लाइन में समझो। ताज़ा नारियल, जैसे जो ताज़ा नारियल होता है जिसमें पानी होता है, जो हम पूजा में, आज नवरात्र का दिन है, नवरात्र के और नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के घरों में ताज़ा नारियल आएगा, पानी वाला, जिसे पूजा में रखा जाता है या मंदिर में हम लोग चढ़ाते हैं और उसमें 628 किलो कैलोरीज पर 100 ग्राम मौजूद रहती हैं। जब नारियल सूख जाता है, जो हम लोग सूखा वाला नारियल गिरी वाला खरीदते हैं, वो होता है, उसमें कैलोरीज देखो 755 किलो कैलोरी पर 100 ग्राम होती हैं। इसी तरह दूध, भैंस का अगर हम दूध लेते हैं तो 117 किलो कैलोरी पर 100 ml होती हैं। खोआ 421 किलो कैलोरी पर 100 ml। भोज्य पदार्थ को पकाने और तलने की प्रक्रिया, पानी समझ में आ गया, जल की मात्रा के अनुसार किस प्रकार से ऊर्जा का मूल्य प्रभावित हो रहा है। दूसरा पॉइंट है कि भोज्य पदार्थ को पकाने व तलने की प्रक्रिया। भोज्य पदार्थ को पकाने या तलने की क्रिया के दौरान उनका कैलोरी मूल्य बढ़ जाता है। पकाने या तलने से वसा या तेल, चीनी, गुड़ आदि तत्व मिल जाने के कारण भोजन के कैलोरी मूल्य में अपने आप कैलोरी का मूल्य बढ़ जाता है। बात समझ में? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम कच्चे आम की सब्ज़ी बना रहे हैं तो कच्चे आम को हमने छील लिया और थोड़ा सा कढ़ाई में रिफाइंड डाला और या देशी घी डाला और मंगरेल डाला, हींग डाली, फिर उसके बाद कच्चे आम को छौंक दिया, उसमें थोड़ा चीनी, नमक, काला नमक ये सब डाला। तो जब हमने चीनी डाली तो क्या हुआ, पहले हमने तेल डाला यानी देशी घी डाला और
उसके बाद चीनी और नमक भी डाला तो उसने अपना भी पानी छोड़ दिया और उसका ऊर्जा मूल्य बढ़ गया। समझ में आ गया? तो भोजन पकाने या तलने की जो प्रक्रिया होती है, जब हम तल के कोई चीज़ बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे समोसे, पकौड़े, ये सब हम तल के बना रहे हैं, पूड़ी बना रहे हैं। पूड़ी और पराठे में उसके ऊर्जा मूल्य में अंतर होता है। पूड़ी में तेल बहुत ज़्यादा, मतलब घी में तली गई तो वो बहुत ज़्यादा लगा, और जो पराठा है वो सैलो फ्राइंग है, तो पकाने की ये विधि भी समझ में आ गई। भोज्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा प्रदान करने वाले पौष्टिक तत्वों की मात्रा। भोजन में कौन कौन से पौष्टिक तत्व खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे आलू, चावल, इनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। मक्खन है, या हम रबड़ी बना रहे हैं, पनीर बना रहे हैं, इसमें वसा की मात्रा ज़्यादा होती है। और हम दाल बना रहे हैं, राजमा बना रहे हैं, चना बना रहे हैं, उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो हम कौन से खाद्य पदार्थ बना रहे हैं और किस खाद्य पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व ज़्यादा पाया जाएगा। अतः भोज्य पदार्थ में इनकी उपस्थिति कैलोरी मूल्य को प्रभावित करती है। उदाहरण के तौर पर घी में मक्खन की अपेक्षा वसा की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि मक्खन में वसा के साथ साथ कुछ मात्रा में पानी भी होता है। अगर हम 100 ग्राम मक्खन लेते हैं तो 729 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन यदि हम 100 ग्राम देशी घी लेते हैं तो उससे 828 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। समझ में आ गया? तो स्पष्ट है कि इन दोनों के ऊर्जा मूल्य में 99 कैलोरीज का अंतर है। अब शारीरिक ऊर्जा की मांग को प्रभावित करने वाले कारक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। हमारे शरीर की ऊर्जा की मांग, मैंने आरडीए में आपको बताया कि कोई किसी का भी भोजन एक सा नहीं होता, और एज सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो जिस प्रकार रेलगाड़ी के इंजन को चलाने के लिए भाप रूपी ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर को चलाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, और ये शक्ति हमें भोज्य पदार्थ लेने से ही प्राप्त होती है। जब हम थाली सजाकर खाना खाते हैं तो ये खाना हमारे शरीर में डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, मेटाबोलाइज्ड होता है, और फिर हमें हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा हो या आराम कर रहा हो, उसके शरीर में हमेशा ऊर्जा का व्यय होता रहता है। चाहे हम सो रहे हों, बैठे हों, जाग रहे हों, लेकिन चाहे हमारे हमारे शरीर के आंतरिक अंग तो बेटा हर समय क्रियाशील रहते हैं। जैसे हृदय है, पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, प्रजनन तंत्र है, ये तंत्र हर समय क्रियाशील रहते हैं। तो इनको कार्य करने के लिए तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जो हमारे बाह्य ऑर्गन होते हैं, जिनके द्वारा हम ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाएं करते हैं, हमारा मन करे तो हम लिखें, हमारा मन करे तो हम चलने लगें, हमारा मन करे हम सुनें या हम भोजन पकाएं, तो हम जो भी ऐच्छिक अनैच्छिक जितने भी कार्य होते हैं उनमें ऊर्जा व्यय होती है। साथ ही यह ऊर्जा शरीर के टूटे फूटे अंगों की मरम्मत हेतु व्यय होती है। शरीर की दैनिक आवश्यकताओं हेतु व्यक्ति को 2160 कैलोरी प्रतिदिन मात्रा आवश्यक होती है। एक कार्यशील शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति के लिए 800 कैलोरी, और इस मात्रा को जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार से 2960 कैलोरी प्रतिदिन शारीरिक श्रम यानी हार्ड वर्क करने वाले व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। समझ में आ गया? जो नॉर्मल सेडेंट्री वर्क करते हैं उनको 2160 किलो कैलोरी प्रतिदिन लेने की आवश्यकता होती है। यदि व्यक्ति हार्ड वर्क कर रहा है यानी मजदूर है, लेबर है, तो उसे 800 किलो कैलोरी प्रतिदिन लेने की आवश्यकता होती है। तो 2160 प्लस 800 जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 2960 किलो कैलोरी प्रतिदिन, ये श्रम करने के लिए। प्रत्येक प्राणी में
कैलोरी की आवश्यकता एक समान नहीं होती। कैलोरी की मात्रा को कई कारक प्रभावित करते हैं, जिनको हमने आरडीए पढ़ाते समय भी आपको बताया था। इसमें एज है, सेक्स है और व्यक्ति के कार्य करने का प्रकार है, तो या स्पेशल कंडीशन है, जैसे गर्भावस्था है, दुग्धपान की अवस्था है। तो इस पार्ट को मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आज इस चैप्टर को पार्ट 1 पार्ट 2 में करके आपको बता रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा कवरेज मोबाइल नहीं ले पाता है और वीडियो अपलोडिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, तो वीडियो कट हो जाते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स, आपको शारीरिक ऊर्जा की मांग को प्रभावित करने वाले जो अन्य कारक हैं, उन सब की डिटेल्स मैं कल के क्लास में ऑनलाइन बताऊंगी। और उसके पहले आप सबको बहुत ध्यान से मेरी कुछ बातें सुननी है। कोविड-19 का जो कहर है वो इस समय बहुत पीक पे है स्टूडेंट्स। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आपकी ऑफलाइन क्लासेस बंद की गई हैं। आप घर से अनावश्यक बाहर ना निकलें, एकदम घर के अंदर रहें। कुछ नियमों का अवश्य पालन करें। घर में रहते हुए भी मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग घर के लोगों के साथ, क्योंकि बेटा कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है इसकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है जब तक टेस्ट ना हो। और आप सब के एज ग्रुप के बच्चों के लिए तो अभी तक हमारे देश में वैक्सीन नहीं आई है। तो आपका प्रिकॉशन यही है आपके लिए कि आप कोविड-19 से कैसे बचें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आप सुबह सोकर उठें तो उसी समय आप ब्रश करने के बाद थोड़े से गर्म पानी में हल्दी और सेंधा नमक डालकर गरारे कर लें और एक चुटकी अजवाइन, एक चुटकी अजवाइन में ज़रा सा सेंधा नमक डाल करके, या एक जो बड़ी इलायची होती है उसको कूच के खा लें, छोटी इलायची, या लौंग और काली मिर्च किसी का भी एक आध दाने मुंह में डाल लें और गुनगुना पानी पी लें, ताकि गले में अगर कोई वायरस हो तो वो गर्म पानी से निकल जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि वो गर्म पानी हम बराबर पीते रहें। फ्रिज का ठंडा पानी न पिएं। बर्फ़ और आइसक्रीम से इस समय आप परहेज करें। अगर ये न्यूट्रिशन साइंस भी यहाँ पे आपकी आ रही है। आप सब मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं, आप सब की जान बहुत कीमती है। प्लीज़ आप सब खुद भी केयरफुल रहो, सबको सुरक्षित भी घर में रखो। ये इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ। गर्म पानी थोड़ा थोड़ा करके पीते रहो, ताकि गले में जब भी वायरस होता है तो वो पेट में चला जाता है और हमारे पेट में एकदम जो एसिड भरा है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो उस वायरस को मार डालता है और फिर स्टूल और यूरिन के द्वारा और पसीने के द्वारा हमारे शरीर से ये गंदगी बाहर निकल जाती है। इस तरह हम कोरोना के जो वायरस है उससे विजय प्राप्त उस पर कर सकते हैं। और रात को सोते समय एक काम और करिए कि आप सोने से पहले मुनक्का, दूध में मुनक्का डालकर सुबह और शाम पका के गुनगुना दूध ज़रूर पीजिए और सोते समय नमक और हल्दी के पानी से गरारे करें। यदि किसी के गले में खराश हो रही है तो स्टीम नमक और सेंधा नमक और हल्दी के पानी से स्टीम लें। अगर स्टूडेंट्स आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आप सुरक्षित रहेंगे और बेवजह घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। मास्क अवश्य पहने। मास्क हम सब के लिए एक सबसे बड़ा हथियार है इस समय, हमें अपने आप को बचाने के लिए और दूसरों को भी हमें सुरक्षित कराने के लिए। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरी कोई बात समझ में ना आई हो तो आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं या पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।